बस तुम्हारी हाँ की देर है। अपनी शादी की बात सुनकर सुहानी फट पड़ी। कहने लगी, क्या एक बार मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके आप सबको तसल्ली नहीं हुई जो फिर से। अरे छोड़ दो ना मुझे मेरे हाल पर मम्मी जी, निकलो मेरे कमरे से, कहकर उसने अपने पास पड़े कुरान को दीवार पर दे मारा। अनुपमा आंखों में आंसू लिए कुछ न बोलकर कमरे से बाहर आ गई। आखिर उसकी इस हालात की जिम्मेदार भी तो यही थे। बिना जांच पड़ताल किए सिर्फ लड़के वालों की हैसियत देखकर उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को उस हैवान के संग बांध दिया। यह भी ना सोचा कि आखिर क्यों इतने पैसे वाले लोग एक साधारण परिवार की लड़की से अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। जरा सोचते कि कहीं सुहानी के दिल में कोई और तो नहीं बसा है। वैसे दबे मुंह ही पर कितनी बार सुहानी ने बताना चाहा कि वह अजय से प्यार करती है, लेकिन शायद उसके माता पिता यह बात जानना ही नहीं चाहते थे। अजय और सुहानी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों अंतिम वर्ष के छात्र थे। जब कभी अजय सुहानी के संग दिख जाता, अनुपमा उसे ऐसे घूर कर देखती कि बेचारा सहम उठता। कभी उसकी हिम्मत ही नहीं हुई यह बताने की कि वह सुहानी से प्यार करता है, पर मन ही मन सुहानी की ही माला जपता रहता था और सुहानी भी उसी के सपने देखती रहती थी। नवीन अच्छा लड़का तो है ही, उसकी हैसियत भी हमसे ऊपर है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए जो उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा, वरना क्या उनके बेटे के लिए लड़कियों की कमी है इस दुनिया में। सुहानी के पिता रोहन ने उसे समझाते हुए कहा था, पर एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि सुहानी मन से इस शादी के लिए तैयार है भी या नहीं। माँ बाप की मर्जी और समाज में उनकी नाक ऊंची रहे, यह सोचकर भारी मन से ही सही पर सुहानी ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। वह कभी नहीं चाहेगी कि उसके कारण उसके माता पिता दुखी हो। कहने को तो लड़के वाले बहुत पैसे वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुँह मांगा दहेज पाया। अब हमारी एक ही तो बेटी है, हमारे बाद जो भी है सब उसी का ही है, तो फिर क्या हर्ज है। अभी देर या बाद में यह सोचकर रोहन और अनुपमा उनकी हर डिमांड पूरी करती रहे, पर उनमें तो संतोष नाम की चीज़ ही नहीं थी। अपने नाते रिश्तेदार को वे यह कहते अघाते नहीं थे कि उनकी बेटी इतने बड़े घर में ब्याह रही है। लोग भी सुनकर कहते कि भाई रोहन ने तो इतने बड़े घर में अपनी बेटी का ब्याह कर गंगा नहा ली। दिल पर पत्थर रख सुहानी भी अपने प्यार को भुलाकर ससुराल चल पड़ी। विदाई के वक्त उसने देखा एक कोने में खड़ा अजय अपने आंसू पोंछ रहा था। ससुराल पहुंचने पर वर वधू का बहुत स्वागत हुआ। छुई मुई सी घूंघट काढ़े हर दुल्हन की तरह वह भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। वह आया तो सुहानी का दिल धड़का और फिर संभाला भी, लेकिन सोचिए जरा क्या बीती होगी उस लड़की पर जिसकी सुहाग रात पर उसका पति यह बोले कि वह उसके साथ संबंध बनाने में सक्षम नहीं है और यह इस बात के लिए उसे माफ़ कर दे। सुनकर धक रह गया सुहानी का कलेजा। आखिर क्या बीती होगी उसके दिल पर जब उसे यह पता चला कि उसका पति नामर्द है और धोखे में रखकर उसने उसे ब्याह लिया। पर क्यों जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया गया? क्यों उसे और उसके परिवार को धोखे में रखा गया? ये सवाल जब उसने अपने पति से पूछे तो कोई जवाब ना देकर वह कमरे से बाहर चला गया। सुहानी की पूरी रात सिसकते सिसकते ही बीती। उसकी सुहाग रात एक काली रात बनकर रह गई। सुबह नहा धोकर उसने अपने बड़ों को प्रणाम किया और जो भी बाकी बची रस्में थी उन्हें निभाया। उसने सोचा कि रात वाली बात वह अपनी सास को बताए और पूछे कि क्यों उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया, लेकिन उसकी जबान ही नहीं खुली। यह कहने को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे कि करे तो करे क्या।
क्योंकि रिसेप्शन पर भी सब लोगों के सामने नवीन उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उनकी सुहाग रात बहुत मज़ेदार रही। हंस हंस कर वह अपने दोस्तों को कुछ बता रहा था और वे चटकारे ले लेकर सुन रहे थे। सुहानी समझ गई कि शायद उसके घर वालों की नवीन के बारे में कुछ पता ना हो, उन सबको भी उसने धोखे में रखा हुआ होगा। पग फेर पर जब रोहन उसे लिवाने आए और पूछने पर कि वह अपनी ससुराल में खुश है, सुहानी खून का घूंट पी कर रह गई। फिर उसने वही जवाब दिया जिससे रोहन और नवीन को तसल्ली हो। एक अच्छे पति की तरह नवीन उसे उसके मायके से लिवाने भी आ गया। पूरे सम्मान के साथ उसने अपने सास ससुर के पांव छुए और कहा कि वे सुहानी की बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि अब वह उनकी जिम्मेदारी है। धन हो गए थे रोहन और नवीन जैसे संस्कारी दामाद पाकर, लेकिन उन्हें क्या पता कि सच्चाई क्या है। वह तो बस सुहानी ही जानती थी और अंदर ही अंदर जल रही थी। सुहानी को अपनी ससुराल आए हफ्ते से ऊपर का समय हो चुका था, पर इतने दिनों में एक बार भी नवीन ना तो उसके करीब आया और ना ही प्यार के दो बोल बोले। हैरान थी यह कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है और वह चुप क्यों है, बता क्यों नहीं देती सबको कि नवीन ने उसके साथ धोखा किया है। लेकिन किससे कहे और क्या कहे, सोचकर वह चुप हो जाती। एक रात नींद में ही सुहानी को लगा कि कोई उसके पीछे सोया है, शायद नवीन है, उसे लगा। लेकिन जिस तरह से वह इंसान उसके शरीर पर अपना हाथ फिरा रहा था, उसे शंका हुई। जब उसने लाइट जलाकर देखा तो स्तब्ध रह गई, क्योंकि वहाँ नवीन नहीं बल्कि उसका पिता था, जो आधे कपड़ों में उसके बेड पर पड़ा उसे गंदी नज़रों से घूर रहा था। आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं पिताजी, कहकर वह अपने कपड़े ठीक करने लगी। लेकिन जरा उसका ढीठपन तो देखो, उसने तो सुहानी को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। सुहानी को अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका ससुर ही उसके साथ मैं आपकी बहू हूँ, फिर कैसे आप मेरे साथ, वह डर के मारे हकलाते हुए बोली। बहू ठहाके मारकर हंसते हुए वह बोला, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें मुझसे ही वारिस पैदा करना है और इसीलिए ही हम तुम्हें इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। सुनकर सुहानी को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला बीसा डाल दिया हो। वह कहने लगी, यह कैसी पागलों सी बातें कर रहे हैं आप, क्या शर्मो हया बेच खाई हैं। पर वह कहाँ कुछ सुनने समझने वाला था। फिर उसने सुहानी के ऊपर झपटा मारा, लेकिन उसने अपने आप को उस दरिंदे से बचाने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने ही नवीन और उसकी माँ खड़े मिले। चकरा कर वह अपनी सास से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी कि कैसे उसके ससुर उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाह रहे हैं, उसे बचा लें। बहुत हो चुका यह चूहे बिल्ली का खेल, कान खोलकर सुन लो तुम कि ये सब जो हो रहा है ना, वह सब हमारी मर्जी से ही हो रहा है और हम तुम्हें इसी वास्ते इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। ज़्यादा फड़फड़ाओ मत और जो हो रहा है होने दो। अपनी सास के मुंह से भी ऐसी बात सुनकर सुहानी का दिमाग घूम गया। उसे लगा वह बेहोश होकर गिर पड़ेगी। फिर अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, तो क्या आपको भी पता है कि आपका बेटा, हाँ, और इसीलिए तो तुम जैसी साधारण लड़की को हमने इस घर में स्थान दिया, वरना लड़कियों की कमी भी क्या हमारे बेटे के लिए घर में ही क्यों? यह बात हमें बताई क्यों नहीं गई? ये सारी बातें शादी के पहले क्यों धोखे में रखा आप सब ने हमें? बताइए ना। चीखते हुए सुहानी कहने लगी, आप लोगों को क्या लगता है मैं यह सब चुपचाप सहती रहूँगी? नहीं बताऊँगी सबको। तुम सब की असलियत क्या कहा? असलियत बताएगी किसे? अपने बाप की
जो दिल का मरीज है। सोच, अगर तेरे बाप को कुछ हो गया तो फिर तेरी माँ का क्या होगा? कहाँ जाएगी वह तुझे लेकर? दुनिया को तो हम बताएंगे कि कैसे आते ही तुमने घर के माँ पर डोरे डालने शुरू कर दिए, और जब चोरी पकड़ी गई तो उल्टे हम पर ही दोष मढ़ रही है। सुहानी के बाल खींचते हुए नवीन कहने लगा, तुमने क्या सोचा कि तू मुझे पसंद आ गई थी, इसीलिए हमने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया था? देख, करना तो तुम्हें वही पड़ेगा जो हम चाहेंगे, वरना बात अधूरी छोड़कर उसने उसे उसके कमरे से बाहर निकाल दिया। पूरी रात सुहानी ने बालकनी में रोते हुए बिताई। सुबह फिर उसकी सास कहने लगी, देखो बहू, जो हो रहा है होने दो, क्या फर्क पड़ता है कि तुम जिनसे रिश्ता बना रही हो और किससे नहीं। आखिर हम तो तुम्हें वारिस जनने के लिए इस घर में बहू बनाकर लाए हैं ना। इस घर और घर के लोगों से घृणा होने लगी थी सुहानी को, और अब एक ही सहारा था उसके पास, उसके ननद और नंदोई। अब वे ही थे जो उसे इस नर्क से आज़ाद करा सकते थे। लेकिन जब उनके मुंह से भी उसने वही बातें सुनी तो उसके होश उड़ गए। वह समझ गई कि उसकी शादी एक साजिश के तहत हुई है। 3 महीने हो चुके थे उसकी शादी को। इन 3 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब सुहानी ने आंसू ना बहाए हो। उसका ससुर जिस तरह से उसे गिद्ध दृष्टि से देखता था वह सिहर उठती थी। किसी तरह अब तक वह अपने आप को उस दरिंदे से बचाए थी। इस बीच जब भी रोहन अपनी बेटी को लिवाने आते तो वे लोग यह कहकर उसे जाने से रोक देते कि अब उसके बिना यह घर नहीं चल सकता। उनके कहने का मतलब था कि वे लोग सुहानी को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उसे कहीं जाने नहीं देना चाहते हैं। मन ही मन खुशी से झूम उठते रोहन, यह सोचकर कि उनकी बेटी का उस घर में कितना सम्मान हो रहा है। लेकिन असलियत से वे वाकिफ नहीं थे कि उनकी बेटी के साथ इस घर में क्या क्या हो रहा है। सुहानी भी अपने पिता के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप थी। लेकिन उस रात तो हद हो गई जब उसे उसके ससुर के साथ एक कमरे में बंद कर दिया गया। वह चिल्लाती रही पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। क्या करती बेचारी? उठाकर फुल्लान उस दरिंदे के सिर पर दे मारा, और जब उसके चिल्लाने की आवाज़ों से वे सब कमरे में आए तो वह सब की नज़रें बचाकर घर से भाग निकली। अपनी बेटी को यो अचानक अकेले और बदहवास अवस्था में देखकर रोहन और अनुपमा हैरान रह गए। फिर जब उन्हें पूरी बात का पता चली तो जैसे उनके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। आनन फानन में वे अपनी बेटी की ससुराल पहुंच गए, और जब उन्होंने उनसे अपनी बेटी के जुल्मों का हिसाब मांगा और कहा कि क्यों उन्होंने उन्हें धोखे में रखा, तो वे उल्टे कहने लगे कि ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने ही अपनी पागल बेटी को उनके बेटे के पल्ले बांध दिया, धोखा तो उनके साथ हुआ है। अच्छा तो फिर ठीक है, आप अपने बेटे की जांच करवाइए कि वह नपुंसक है या नहीं, और मैं भी अपनी बेटी की दिमागी जांच करवाता हूँ। फिर तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना। तुम लोग क्या समझे कि हम चुप बैठ जाएंगे? नहीं, इस भ्रम में मत रहना। तुम सब ने अब तक मेरी शालीनता देखी है, पर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी अदालत तक ही क्यों ना जाना पड़े हमें, पर छोड़ूंगा नहीं। तुम सबको तो जेल होगी ही, और तुम्हारा बाप उसे तो फांसी ना दिलवाई। मैंने तो, मेरा भी नाम रोहन नहीं। बोलते बोलते रोहन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। रोहन की बातें सुनकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि झूठे और गुनहगार तो वे लोग थे ही। अतः दिन में ही तारे नजर आने लगे। उन्हें क्या सोच रहे हो? रोको उसे। अगर वह पुलिस में चला गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा, और मुझे फांसी पर नहीं झूलना। अपना पसीना पोंछते हुए नवीन के पिता ने कहा। उन लोगों को लगने लगा कि अगर यह बात पुलिस तक गई तो इज्जत तो जाएगी ही, उनका जीवन भी नहीं बचेगा। बहुत गिड़गिड़ाने पर
कि वे जो चाहे उनसे ले ले, जितने मर्जी थप्पड़ मार ले, पर पुलिस में ना जाए। कहीं पुलिस कानून के चक्कर में उनकी बेटी का भविष्य और न बिगड़ जाए। यह सोचकर रोहन को भी यही सही लगा, लेकिन उन्होंने उनके सामने यह शर्त रखी कि नवीन सुहानी को जल्द से जल्द तलाक देकर उसे आज़ाद कर दे। मरता क्या न करता। बगैर किसी शर्त के नवीन ने तलाक के 2 पेपर साइन कर दिए। पहली सुनवाई में ही फैसला हो गया। वहाँ से तो सुहानी आज़ाद हो गई, लेकिन एक अवसाद से घिर गई। जिंदगी पर से उसका विश्वास उठ गया। पूरा दिन बस अंधेरे कमरे में पड़ी रहती, ना ठीक से कुछ खाती न पीती और ना ही किसी से मिलती जुलती। कहीं बेटी को कुछ हो ना जाए, कहीं वह कुछ कर ना ले, यह सोच सोच कर रोहन और अनुपमा की जान सूखती रहती। बेटी की इस हालत का दोषी वे खुद को ही मानने लगे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्हें कि क्या करे। जो फिर से सुहानी पहले की तरह हंसने खिलखिलाने लगे, अपनी ज़िंदगी से उसे प्यार हो जाए। सुहानी बेटा देखो तो कौन आया है। उसकी माँ ने लाइट ऑन करते हुए कहा तो उसने नज़रें उठाकर देखा, पर उसकी आंखें चौंधिया गई। हमेशा अंधेरे में रहने और एकाएक लाइट आंखों पर पड़ने के कारण उसे सही से कुछ नहीं दिख रहा था, पर जब उसने गौर से देखा तो देखती रह गई। अजय हौले से उसके मुंह से निकला। अनुपमा और रोहन जानते थे कि कभी सुहानी और अजय एक दूसरे से प्यार करते थे, पर कह नहीं पाए। शायद उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया और खुद ही वे उसकी ज़िंदगी का फैसला कर बैठे। लेकिन अब अजय ही उनकी बेटी के होठों पर मुस्कान बिखेर सकता था। वही है जो ज़िंदगी भर सुहानी का साथ निभा सकता है। यह सोचकर उन्होंने अजय को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। बहुत सकुचाहट के बाद अजय ने पूछा, कैसी हो सुहानी? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है मुझे भूल गई। अरे मैं अजय हूँ अजय, अब याद आया? उसने उसे हंसाने के इरादे से कहा, पर फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे अजय उसे पुरानी बातें, कॉलेज के दिनों की याद दिलाने लगा। कहने लगा कि कैसे वे दोनों सब की नज़रें बचाकर रोज़ मिलते थे, कैसे कैंटीन में बैठकर कॉफ़ी पीते थे। अजय उसे उसके दुख भरे अतीत से बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, पर सुहानी थी कि बस सुन में ही देखे जा रही थी। सुहानी की ऐसी हालत देखकर अजय की आंखों में भी आंसू आ गए। कहने लगा, आखिर तुम्हारी क्या गलती है सुहानी, जो तुमने अपने आप को इस काल कोठरी में बंद कर रखा है? ऐसा करके क्यों तुम खुद को सजा दे रही हो? क्या अंधेरे में बैठने से तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी, या जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उसे सज़ा मिल जाएगी? बोलो तो मैं क्या करूं अजय, क्या करूं मैं? मैंने तो वही किया ना जो मेरे मम्मी पापा ने चाहा, फिर क्या मिला मुझे? अपने आंसू पोंछते हुए सुहानी कहने लगी। उसकी बातें सुनकर अनुपमा भी फपक फपक कर रोने लगी। सुहानी का हाथ अपनी दोनों हथेलियों में दबाकर अजय कहने लगा, ठीक है, कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि हम उन्हीं गलतियों को लेकर अपने जीवन को नर्क बनाते रहे। जिंदगी हमसे यही चाहती है कि हम अपने उजाले खुद तय करें और उन पर यकीन रखें। जस्ट बिलीव एंड विन। अवसाद और तनाव के अंधेरे को हटाकर जीवन को खुशियों के उजाला से भरना कोई कठिन काम नहीं है, बशर्ते हम में बीती बातों को भूलने की क्षमता हो। सुहानी, एक डर आ गया है तुम्हारे अंदर, उस डर को तुम्हें बाहर निकालना होगा। क्या तुम्हें अपने माता पिता की फिक्र नहीं है कि उन पर क्या बीतती होगी तुम्हारी ऐसी हालत देखकर? अरे उन्होंने तो तुम्हारा भला ही चाहा था ना। अपने लिए, अपने माता पिता के लिए तुम्हें इस घोर अंधेरे से निकलना ही होगा। सुहानी, अजय की बातों का कुछ कुछ असर होने लगा था सुहानी पर। कहने लगी, हम अपनी खुशियाँ, अपनी पहचान, अपना सम्मान दूसरों से मांगने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है
अजय, क्योंकि हमें अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता। अपनी आंखें खोल कर देखो, गौर से तुम्हारे सामने तुम्हारी मंजिल है। अजय की बातों ने उसे नज़र उठाकर देखने पर मजबूर कर दिया, जैसे वह कह रहा हो कि सुहानी, आज भी मैं उसी राह पर खड़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। बस तुम्हारी हाँ की देर है सुहानी। फिर देखो कैसे मैं तुम्हारी ज़िंदगी खुशियाँ से भर दूंगा। अजय के सीने से लग सुहानी बिलख बिलख कर रो पड़ी, जैसे सालों का गुबार निकल रहा हो उसकी आंखों से बहकर। अजय ने भी उसे रोने दिया ताकि उसके सारे दुख दर्द उन आंसुओं के सहारे बाहर निकल जाए और वह अपने डरावने अतीत से बाहर निकल सके। बाहर खड़े रोहन और अनुपमा की आंखों से भी अविरल आंसू बहे जा रहे थे, पर आज ये खुशी के आंसू थे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।